हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ एक फेमस बुक डॉक्टर अली से हैं और चैप्टर 1 लिविंग वर्ड से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं: इंक्रीज इन मास, डिफ्रेंसिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। Which two points are known as the twin characteristic of growth? ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पहले ग्रो करते हैं और ग्रो करके अपने साइज को बढ़ा लेते हैं, और फिर जब ये साइज में बड़े हो जाते हैं तो फिर ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं और रिप्रोड्यूस करके नंबर में बढ़ जाते हैं। तो दो कैरेक्टर्स को पूछा गया। पहला है इंक्रीज इन मास, बिल्कुल सही बात है, ये मास में इंक्रीज करे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से, अगर ये ए स्टेज है और ये बी स्टेज है तो आप देखेंगे कि बी स्टेज में ये साइज मास में इंक्रीज किए हैं, और जब ये बढ़ जाते हैं तो उसके बाद दे इंक्रीज इन नंबर एज वेल ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और 3 हैं, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट और 3 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट एंड इन एनिमल्स। ये भी हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि जो प्लांट्स में है उसमें जो सेल डिवीजन है वो कंसिस्टेंटली होता रहता है, कंटिन्यूसली होता है, और इन केस ऑफ एनिमल वो एक सर्टेन एज तक होता है और फिर रुक जाता है। सो यहाँ पर ये देखेंगे कि ए इज द कंटिन्यूसली, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूसली आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो ओनली अप टू ए सर्टेन एज ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है ठीक हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है जनरली। तो जनरली में अगर हम बात करें तो जनरली में आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आ जाता है, क्योंकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग इवेंट हैं और दोनों ही अलग अलग टाइम पर होते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर द 2 कॉलम्स, और इन दोनों कॉलम्स को एक दूसरे से मैच कराना है। जो प्लेनेरिया है वो प्लेनेरिया करता है, शो करता है ट्रू रीजनरेशन। एक बार जो भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने से पहले हमारी कुछ वीडियोज हैं वो जरूर वॉच कर लें, क्योंकि वहाँ पर ये सारी बातें हमने काफ़ी अच्छी डिटेल्स में बताई गई हैं। जो फंजाई है, फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, और फंजाई इसके अलावा बडिंग नहीं करेगी, फ्रेगमेंटेशन शो करेगी। ये फ्रेगमेंटेशन की तरफ भी आ जाएगा। जो हाइड्रा है, हाइड्रा बडिंग करता है। अमीबा बाइनरी फ्यूजन शो करता है। ईस्ट बडिंग करती है, और जो ये एफ स्पीसीज प्लेंटेरम एंड सिस्टम नेचुरे, ये दोनों ही बुक्स के नाम हैं और ये कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई हैं। तो हमारा जो F है वो F6 से मैच कर रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर F6 से मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर भी नहीं कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा दोनों ही ठीक हो सकते हैं। लेट्स सी कौन सा आगे देखते हैं। सो जो A है प्लेनेरिया, ये इट इज गोइंग टू द ट्रू रीजनरेशन, यहाँ पर A आता है। तो A हमारा यहाँ पर 4 के साथ मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, और हम ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हम इस पे जाते हैं। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। जो बी है, बी सेकंड पे जा रहा है, देखेंगे फंजाई जो है हमारा बी सेकंड पे जा रहा है, जो और साथ ही साथ हमारा 5 पे भी जा रहा है। बी इज गोइंग टू द 5। यस, बी हमने देखो यहाँ पे फंजाई से हमने बी 5 पे बुलाया, यानी कि फ्रेगमेंटेशन भी करता है। सी जो है वो ईस्ट जो है वो हमारा बडिंग पे जा रहा है। यस, सी हमारा बडिंग पे जा रहा है। जो डी इसमें 3 दिया हुआ है, डी हाइड्रा हमारा 3 पे जा रहा है, ये भी बडिंग पे आ रहा है। ई हमारा 1 पे आ रहा है, यानी कि अमीबा बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, वो भी हमारा ठीक हो गया। और एफ हमने चेक कर ही लिया, तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ठीक हो जाता है।
नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 विच सेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सेट जो करता है। देखिए अर्थवर्म कभी फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकता है, यहाँ पर भी अर्थवर्म गिवन है, ये कभी नहीं कर सकता है। और जो बैक्टीरिया है ये फ्रेगमेंटेशन नहीं करता है, अमीबा फ्रेगमेंटेशन नहीं करता, इन दोनों में ही बाइनरी फ्यूजन होता है। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर देखते हैं फंजाई फ्रेगमेंटेशन कर सकती है, फिलामेंटस एल्गी भी वो कर सकती है फ्रेगमेंटेशन, और प्रोटोनिमा भी ऑफ मोसेस भी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो म्यूल्स जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, जो कि हॉर्स और डोंकी के क्रॉस से बनाए जाते हैं, तो ये स्टेराइल होते हैं, तो ये नहीं कर सकते। स्टेराइल वर्कर बी, ये भी नाम ही दिया है यहाँ पर, स्टेराइल वर्ड दिया हुआ है। जो वर्कर बी होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा और हम सी पर चले जाते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पर होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जी हाँ बिल्कुल आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में भी हम कर सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। देखते हैं बोथ सी, बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी को करेक्ट किया गया है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी कैन सी ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वो ऑर्गेनिज्म जो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स देता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल देंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देते हैं, और प्रोकैरियोटिक को ये भी देंगे, क्योंकि जो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स देना है ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पर बोथ सी और सी जो ऑप्शन है बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आंसर ठीक हो जाएगा। Now we move to question number 9. In question number 9, growth, reproduction, response to stimuli, metabolism, cellular organisms. There are few characteristics of the living things. Now, which of the above features are generally word यूज दिया हुआ है, यानी कि अगर डेफिनेट वर्ड देता तो हमें अलग सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जनरल वर्ड दिया है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ, तो इसमें सारे ही आ जाएंगे। ग्रोथ भी आ जाएगा, रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा, ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी होगा, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि ये 3 यानी कि 3 to जो 5 है, यानी कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट नहीं पूछा है, यहाँ पर जनरली पूछा है। तो यहाँ पांचों ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो लाइफ को बिलोंग करती हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग बॉडी इज ड्यू टू। जो भी फंक्शन लिविंग बॉडी में होता है उसके पीछे, या जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है, उस सब के पीछे जो रीजन होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ये बातें हमने डिटेल्स में अपनी वीडियो में बताई हुई है। तो आप अगर इन क्वेश्चन को और अच्छे से आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज वो वीडियो जाके वॉच करें। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन ओनली लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल होता है वो हमेशा सब सेल्यूलर से शुरू होता है, राइट? क्योंकि सब सेल्यूलर जो हैं वो मिलकर ही सेल्स को फॉर्म करते हैं। छोटे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, या फिर जो डीएनए है, मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, वो मिलके जो है सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ द लिविंग बींग्स आर। सब सेल्यूलर, बिल्कुल ठीक बात है, ये हो सकता है। सेल्यूलर, सब सेल्यूलर से सेल्यूलर बन जाएगा, सेल्यूलर से इंडिविजुअल बन जाएगा, इंडिविजुअल से कम्युनिटी नहीं बनेगी, क्योंकि इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनता है और पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटीज बनती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, एटॉमिक। एटॉमिक ठीक है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल से बनके सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनी है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर से सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनी है, सेलुलर से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, और ऑर्गन से इंडिविजुअल बना है। तो ये ऑप्शन अभी तक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बन जाता है, लेकिन पॉपुलेशन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है। ऑर्गन सिस्टम तो नीचे आएगा ऑर्गन इंडिविजुअल से भी पहले। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल से इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो बाद में आएगा, पहले कम्युनिटी बनती है या पॉपुलेशन आता है। तो ये ऑप्शन हमारा इस पॉइंट पे गलत हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा।
Now we move to the question number 13. In question number 13 you will see given below are assertion and reason. तो assertion और reason को यहाँ पे देखना है. Point out if both are true. अगर दोनों ही सही है तो हमें क्या करना है, and reason is correct, और उसका reason भी सही है तो हमें option 1 पे correct करना है. Both are true but reason is not correct तो हमें 2 पे करना है. Assertion तो true है लेकिन यहाँ पे reason गलत है तो हमें 3 पे जाना है, और अगर दोनों ही गलत है तो हमें 4 पे जाना है. Let's see for assertion क्या कहता है. डेथ इज रिगार्डेड एज द मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन द अर्थ. जी हाँ, बिल्कुल एक रेगुलेटरी प्रोसेस है जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो और साइकिलिंग ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स होती रहे, तो इसलिए डेथ जो है एक रेगुलेटरी प्रोसेस है. बिल्कुल सही बात है, तो ये पॉइंट हमारा ट्रू है. दूसरा रीजन इसका दिया गया है, इट अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग. जैसा अभी मैंने कहा कि हाँ, ओवर क्राउडिंग को भी ये मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ ये रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स भी होती है. तो इट इज कोज्ड बाय द कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन. ये तो दोनों ही रीजन जो हैं वो करेक्ट हैं. असर्शन और रीजन्स दोनों ही करेक्ट हैं, प्लस जो रीजन्स है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो है असर्शन की. इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन 1, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14, biological organization begins at. Biological organization कौन से लेवल पर बिगिन होता है? तो देखिएगा यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सब सेलुलर. लेट्स सी सब सेलुलर गिवन है कि नहीं. सेलुलर गिवन है. सेलुलर के बाद एटॉमिक लेवल तो बिल्कुल नहीं आएगा. ऑर्गेनाइजेशन लेवल ये भी नहीं आएगा. सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है, क्योंकि ये दोनों ये ही मिलके क्या बनाता है, ये सब सेलुलर को रिप्रेजेंट करता है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. इन क्वेश्चन नंबर 15, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग. नॉन लिविंग से इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी. तो ये एबिलिटी पहचाननी है. तो एबिलिटी में देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती है, जबकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कर सकती हैं. ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ एंड मूवमेंट तो नॉन लिविंग में भी होती है. एक कार जो होती है वो मूव कर सकती है. ग्रोथ चट्टानों में भी देखी जाती है, रॉक्स में आउटर ग्रोथ होती है. रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर कॉन्शियस स्टेज में नहीं है तो वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं. जैसे कि अगर हम स्लीपिंग कंडीशन में भी हैं तो अगर हम टच करेंगे तो हम वो उसका रेस्पॉन्स नहीं देंगे. लेकिन हम लिविंग तो है ना उस टाइम पर, इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रिप्रोडक्शन होगा. ओके, तो अभी तक का तो लेट्स सी इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड अ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. ये तो नॉन लिविंग थिंग्स भी करती है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी करती है और इंटरेक्शन भी एनवायरनमेंट से रखती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए बनता है. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. द लीनियस इवोल्व्ड अ सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर. बहुत ही फेमस है ये तो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 2 नाम दिए थे. द फर्स्ट नेम इज द जीनस एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स टू द स्पीसीज. तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था. ये सभी बातें हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर रखी हैं. प्लीज गो एंड वॉच दीज वीडियोस. विच वन इज द स्पीसीज, इनमें से हमें स्पीसीज को फाइंड आउट करना है. कार्निवोरा, कार्निवोरा तो एक ऑर्डर है. कैनिस एक जीनस है. फैमिलियारिस ये एक स्पीसीज है, और यहाँ पर पूरे ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है कैनिस फैमिलियारियसिस, और ये एक डॉग का साइंटिफिक नेम है. तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट टू द जीनस एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट टू द स्पीसीज, और फैमिलियारिसिस जो है वो यहाँ पर स्पीसीज है, और जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज को ही पूछा गया है. Now we move to the question number 18. In question number 18, binomial nomenclature seems to be difficult because a scientific name is derived. Scientific name कहाँ से लिया गया है? Scientific name या तो लैटिन से लिया गया है या ग्रीक से लिया गया है. ना तो इंग्लिश से लिया गया है, ना संस्कृत से लिया गया है, और ना ही फ्रांस से लिया गया है. वो कहाँ से लिया गया? या तो लैटिन से है या ग्रीक से है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज डेड हैं, और डेड लैंग्वेज में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो लैटिन या ग्रीक से सेलेक्ट किए गए हैं. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द 2 प्लांट्स आर टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड. टैक्सोनॉमिकली हमें देखना है, तो टैक्सोनॉमिकली हम देखते हैं कि उनमें
सिमिलैरिटीज कितनी है। सो यहाँ पर पूछा गया है टैक्सोनॉमिकल रिलेशन, और टैक्सोनॉमिकल रिलेशंस में हम हमेशा देखते हैं कि कौन सी चीजें सिमिलर हैं और कौन सी चीजें डिसिमिलर हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, दे स्टोर, टू प्लांट्स को देखना है, दो प्लांट्स के बीच में हमें सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि CO2 को फिक्सेशन करने के बाद जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, और ग्लूकोज से वो, क्योंकि ग्लूकोज डिजोल्व हो जाता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए उस फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं और उसको ये स्टार्च में सेव करते हैं, राइट। तो स्टार्च जो है वो एक मॉलिक्यूल हो गया फूड को स्टोर करने का। दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो मैनिटोल या जिलेटिन में भी अपने फूड को स्टोर करती हैं, कुछ एल्गीज हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हम ठीक मान के चलते हैं। दूसरा, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये तो ऐसा करेक्टर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको शो करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। बोथ हैव सिमिलरली लोब्ड पामेट लीव, ये बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा है बोथ हैव पिन्नेटली वीन्ड लीव, तो मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पर करेक्टर्स मैच कर रहा है। लेकिन अगर मैं एंशिएंट टैक्सोनॉमी की बात करूँ तो एंशिएंट टैक्सोनॉमी में ये दोनों ऑप्शन भी ठीक होते, लेकिन अभी जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में अभी हम बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी में हम उन चीज़ों को एडवांस लेके चलते हैं जो ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो दे आर द कार्बोहाइड्रेट दैट बोथ ऑर्गेनिजम्स स्टोर, राइट, बोथ प्लांट्स स्टोर। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। इन क्वेश्चन नंबर 20, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, वो ग्रुप बताना है जिसमें प्लांट या कोई भी एनिमल जिसमें सिमिलर ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम किसी स्पीसीज, जीनस या टैग ऑर्डर में नहीं कह सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर होगा टैक्सोन। जब उसमें किसी भी हम एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी एक रैंक को रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टैक्सोन। किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी रैंक हम बताते हैं वो कहलाती है टैक्सोन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। इन क्वेश्चन नंबर 21, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब पूछा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को दो नाम दिए जाते हैं। वन नेम गिवन टू ऑफ द टू साइंटिस्ट, जी नहीं। गिवन बाय टू साइंटिस्ट, जी नहीं, दो साइंटिस्ट के द्वारा नहीं, वो एक ही साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाएगा। वन साइंटिस्ट नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टू नेम्स, वन लैटिनाइज्ड अदर अ पर्सन, नो, बिल्कुल गलत है। टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड अदर लोकल, ये भी गलत है। दोनों ही नाम दिए जाते हैं और पहला नाम उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जो जीनस है वो, जैसे अगर हम एग्जांपल ले, मैंजीफेरा इंडिका, तो यहां पर जो मैंजीफेरा है वो जीनस है और जो इंडिका है वो स्पीसीज है, तो यहां पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22। बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज, जो बेसिक यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है क्लासिफिकेशन की। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। तो अगर ये ध्यान रहे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा गया है तो कैरोलस लीनियस है। अगर फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी पूछ लिया जाए तो आंसर होगा थियोफेरेस्टस। दिस इज ए। Now move to the question number 22. In question number 22, a scientist connected with a study of variations, evolution and origin along with the classification is known as, इस तरह के जो क्लासिफिकेशन जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलता है उसको हम बोलते हैं
modern taxonomy. Now we move to the question number 25. In question number 25, Linnaeus system of classification was based on, जो Linnaeus का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा. Now we move to the question number 26. 26 में पूछा गया फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज, पहला एक्ट टैक्सोनॉमी में कौन सा होता है. तो सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, कैरेक्टराइज के बाद फिर हम उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद हम उसका नेमिंग या नोमेनक्लेचर करते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर करेक्टराइजेशन नहीं दिया है. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27 एंड दैट वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन. टैक्सोनोमिक बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप. जेनेटिक रिलेशनशिप को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और दैट इज द साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी एंड बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी. क्योंकि साइटोटैक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है. तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा. तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनल्स की बात करें या नंबर्स ऑफ लीव्स की बात करें या नंबर्स ऑफ एंथर्स की बात करें, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा. बायोकेमिकल में हम अगर ग्रेन्यूल्स की बात करें या स्टार्च की बात करें या किसी ऐसे कंपाउंड की बात करें जो मॉलिक्यूल लेवल पर है, जो सेल्स में पाया जाता है, तो ये बायोकेमिकल होगा, ये भी नहीं होगा. तो यहाँ पर बचता है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी. जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसके जेनेटिक्स का फाइंड आउट करते हैं कि जेनेटिकली वो एक दूसरे से किस तरह से सिमिलर हैं. तो ये ध्यान रहे कि जब हम जेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. नाउ वेरी सून वी विल बी अवेलेबल विद अनदर फ्यू क्वेश्चंस. गुड लक.